अब ये हमारी चौथी ऑर्गेनाइजेशन है। चौथी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंडो यूएस साइबर सिक्योरिटी फोरम। इंडो यूएस साइबर सिक्योरिटी फोरम का मतलब ये है कि आपका जो भी सिक्योरिटी फोरम है वो इन दो देशों के कॉमन वेंचर या जॉइंट वेंचर से बना हुआ है। अब उसमें ये होता है कि भैया आपके भारत में और यूएस में जो भी जिसे बोलते हैं ना, कुछ कॉमन चीज़ें रहती है, कॉमन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है सिक्योरिटी से रिलेटेड। उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ये करना है कि आपके लिए जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी के बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन है वो सारे के सारे हमें डिज़ाइन करने हैं। क्योंकि यूएस एडवांस कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो ये जो सिक्योरिटी फोरम है, ये सिक्योरिटी फोरम क्या करेगा कि आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ लेकर एक फोरम बना के एक कॉमन जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न है उन सिक्योरिटी कंसर्न पर फोकस करेगा। और इसे इस्टेब्लिश किया गया है 2001 में। सिंपल एक इसका उद्देश्य मैं फिर से यहाँ बताना चाह रही हूँ कि इंडो यूएस साइबर सिक्योरिटी फोरम का एक ही उद्देश्य है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी है, वो सारे लोगों का एक ग्रुप बनाना है, एक फोरम बनाना है, और जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न है, जितने मेंबर लोग हैं उनके लिए जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न है, उन सिक्योरिटी कंसर्न को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, एक्शन ओरिएंटेड वर्क किस तरीके से करना चाहिए, ये सारा वर्क प्लान बनाना, ये इस फोरम का मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमारा चौथा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया का काउंटर साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। अब आगे का है, ये इसी के बारे में लिखा गया है बेसिकली। हाँ, अब इसको देखो कि ये साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न तो है ही, साथ ही में साइबर फॉरेंसिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च वर्क है, उस रिसर्च वर्क को वो अपने लॉ एनफोर्समेंट में कैसे ढालना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी ये काम करते हैं। अब कई सारे, जैसे देखिए कई सारे कॉरपोरेशंस है इंडिया में, जैसे कि यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, एनआईएसटी, मतलब ये स्टैंडर्ड डेवलप करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है। वो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सिक्योरिटी का किस तरीके से रिलेशन है, सिक्योरिटी कंसर्न्स का इन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये सारा ये जो फोरम है वो डिसाइड करता है, उसके लिए पॉलिसी डिसाइड करता है, और उसके लिए क्या एक्शंस होने चाहिए ये भी वो तैयार करता है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये आपका साइबर सिक्योरिटी फोरम, इंडो यूएस साइबर सिक्योरिटी फोरम के अंतर्गत आ गया। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ये सेंटर जो इंडिया का एक और जिसे बोलते हैं ना कि एक संकाय है जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। अब ये क्या है कि इंफॉर्मेशन, नाम में ही इसका छुपा हुआ है कि इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। देखिए डेटा कितना महत्वपूर्ण है आज के डेट में, हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, सब कुछ डेटा पर है। वैसे ही कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी का डेटा अगर कोई चुरा ले गया तो वो डेटा के आधार पर उस गवर्नमेंट को कई सारे नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं, कई सारे नुकसान गवर्नमेंट को हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, मान लीजिए बड़े बड़े सर्वर सेटअप किए गए हैं, कई सारे वेबसाइट्स है जिसमें आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, डेटा का, इंफॉर्मेशन का, और ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना है।
अब कई सारी मिनिस्ट्रीज है, जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। क्योंकि देखो होम अफेयर्स में क्या होता है कि जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं कई सारे, जैसे कोरोना में आपने देखा कि हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से सूचना निकलती थी, बंद हो गया या फिर लॉकडाउन हो गया, इसकी सूचना कहाँ से निकलती थी? होम अफेयर्स। तो यहाँ ये जो पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं वो डिसीजंस का कहीं ना कहीं हमारा आदान प्रदान कैसे हो रहा है? मैन्युअली नहीं हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। अब ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट हम कैसे करें, सिक्योर कैसे करें, इसलिए ये खास सेंटर इंडिया ने बनाया है। It is declared as a nodal agency for the protection of critical information infrastructure of India, and it is responsible for all R&D measures. और R&D क्यों? क्योंकि देखो हम जब रिसर्च करते हैं तो हमारा जो रिसर्च है, मान लो कोई और चुरा ले गया, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो कोविड का टीका हमने बनाया, वो जो फॉर्मूला है वो किसी ने चुरा के कहीं और भेज दिया होता तो उनके नाम पर चलता ना। तो क्या है, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा क्रिटिकल नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल है, क्रिटिकल है। इस तरीके के जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये खास सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म फिर से याद रखो, NCIPC। N stands for National, C stands for Center, I stands for Information Infrastructure, P stands for Protection और C stands for Critical। जो बीच वाला C है that is Critical, लास्ट वाला C is for Center। कौन से यहाँ पर उनके जो टास्क है वो देखा है कि स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इश्यूज और डेली और मंथली साइबर अटैक्स, अलर्ट्स एंड एडवाइजरीज, मालवेयर एनालिसिस और खास करके साइबर फॉरेंसिक एक्टिविटीज़। साइबर फॉरेंसिक एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो क्या करते हैं? रिसर्च और डेवलपमेंट फॉर स्मार्ट एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, ये भी इनका टास्क है। अब ये जितने भी सारे टास्क है इसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस भी एक टास्क है उनका, ट्रेनिंग भी देते हैं। पहले हमने एक एजेंसी देखी है जो कि ट्रेनिंग देती है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी है? हमने एक और एजेंसी देखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि ट्रेनिंग देती है। लास्ट जो हमने 3 देखे थे उसमें एक एजेंसी ट्रेनिंग देती है, क्या आप बता पाएंगे कि वो कौन सी एजेंसी है जो ट्रेनिंग देती है? यस, इंटेलिजेंस ग्रिड प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। अब नेशनल इंफॉर्मेशन ग्रिड का मतलब ये है कि सीडैक पुणे ने क्या किया, मतलब इट इज़ ऑथराइज्ड, उन्होंने खुद से नहीं किया, मिनिस्ट्री ने उनको, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भैया आप लोग एक ऐसा ग्रिड तैयार करो, इंटेलिजेंस ग्रिड, कि एक जिसे बोलते हैं ना कि सेंटर होना चाहिए, एक डेटा सेंटर होना चाहिए। और वो डेटा सेंटर किस डेटा का होना चाहिए कि जहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जब चाहिए जैसे चाहिए अलग अलग एजेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, या फिर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन सीडैक डेटा ग्रिड में, इंटेलिजेंस डेटा ग्रिड में ली जा सकती है। वही एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखो यहाँ पे जितनी भी एजेंसीज है गवर्नमेंट की, वेरी क्रिटिकल एजेंसीज, आप नाम पढ़ सकते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, narcotics control bureau, central board of exercise and customs and the directorate journal of central exercise intelligence। ये सारी की सारी जो 11 एजेंसीज है वो 11 एजेंसीज का कंबाइंड जितना भी डेटा है वो डेटा जिसे बोलते हैं ना, बैकबोन ऑफ नेशन। अगर ये डेटा इधर का उधर हो गया, गलत हाथों में पड़ गया, तो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है या फिर हमारी इंडिया की जो ओवरऑल डिफेंस पॉलिसी है वो कोलैप्स हो सकती है। तो ऐसे इसमें
ये जितने भी एजेंसीज है उनके पास में जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, उनके पास में जो डेटा है, उस डेटा का एक कंबाइंड सिक्योर डेटाबेस बनाना। आ रही बात ध्यान में? कंबाइंड सिक्योर डेटाबेस बनाना है, और ये डेटाबेस विल बी मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड बाय द सीडैक पुणे। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो देखो, टेररिज्म में क्या होता है कि टेररिस्ट क्या करते हैं, टेररिस्ट क्या करते हैं, वो इसी इंफॉर्मेशन के ताक में रहते हैं कि ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हमें मिले। मान लो कोई बड़ा सा मॉब वहाँ पर जमा हो रहा है, कोई बड़ा नेता कहीं जा रहा है, किसी के बड़े बड़े जो जिसे बोलते हैं ना गवर्नमेंट के कोई अकाउंट्स है, तो क्या हो गया, अकाउंट्स है तो बैंक डिटेल्स आ गई। फिर अगर कोई बड़े से व्यक्तिमत्व एक जगह से दूसरी जगह जा रहे तो उनकी इटिनरी आ गई। इटिनरी मतलब ट्रैवल प्लान, उनका ट्रैवल प्लान आ गया। तो अगर ये ट्रैवल प्लान तो हो रहा है ना नेटवर्क पे, तो कहीं तो भी फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहां अगर किसी को पता चल गया, जिसको पता नहीं चलना चाहिए, गलत हाथों में हो गया, तो उसका वो मिसयूज नहीं करेगा। तो ये मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये सारे के सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है, मतलब डेटाबेसेस इंक्लूडिंग द टैक्स and bank account, credit card transaction, visa immigration records and itinerary of rail and air travel, ये सारा डेटा बेस एक कॉन्फिडेंशियल जगह पे रखना है। और कॉन्फिडेंशियल जगह पे रखने के लिए एक ग्रिड तैयार की गई, जिसे बोलते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, वीज़ा, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स एंड इटिनरी ऑफ रेल एंड एयर ट्रैवल। और ये कंबाइंड डेटा किस किस एजेंसी का है, यहाँ मैंने पहले भी बता दिया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एनफोर्समेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जैक्टली क्या काम करता है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये प्रोजेक्ट इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जितने भी क्राइम हो रहे हैं और जितने भी उस क्राइम को करने वाले बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, उन क्रिमिनल्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखना। और ट्रैक रिकॉर्ड रखना मतलब इवन वो क्रिमिनल अगर एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है तो दैट इंफॉर्मेशन विल बी ट्रेस्ड आउट बाय दिस एजेंसी और बाय दिस प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट क्या करता है, उसका ये तो काम है ही, पर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है ऐसे इंफॉर्मेशन की, वहाँ वहाँ वो सारी इंफॉर्मेशन उस कंसर्न एजेंसी को देना। जैसे कि यूजुअली क्या होता है कि पुलिस स्टेशंस को ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है कि कौन सा क्रिमिनल कहाँ पे जा रहा है, कौन से क्रिमिनल ने नया कुछ ये मान लो कि फेस बनाया है, दाढ़ी रखते हैं, कोई हेयर स्टाइल चेंज करता है, तो वो वही है पर वो चेंज उसने कर लिया है। देखो कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसका ट्रैक रखता है, या फिर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इटिनरी की, लोकेशन चेंज की, वो सारी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एजेंसीज को देता है। तो ये क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और वो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने के साथ साथ ही क्या करता है कि कलेक्शन, स्टोरेज, रिट्रीवल, एनालिसिस, ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अमंग्स एट द पुलिस स्टेशंस, ये इसका मेन उद्देश्य है। नाम से ही हम जान सकते हैं इसे, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, CCC, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये जो CCC है, मैं N3C इसे नाम दूंगी। ये जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोऑर्डिनेशन सेंटर विल प्रपोज द साइबर सिक्योरिटी एंड ई सर्विलियंस एजेंसी इन इंडिया। ई सर्विलियंस का मतलब क्या है? नज़र रखना। ई सर्विलियंस का मतलब क्या होता है? यस, ऑनलाइन नज़र रखना।
ऑनलाइन नज़र रखना, यस यस। तो ये क्या करता है कि ऑनलाइन नज़र रखना का मतलब है कि आपके जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स बने हैं, फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन चैनल टू दिस कम्युनिकेशन चैनल, उस कम्युनिकेशन चैनल का मेटा डेटा को वो कोऑर्डिनेट करता है, स्क्रीन करता है, स्कैन करता है। अब मेटा डेटा का मतलब क्या है कि जैसे आपका यहाँ से आपने google.com किया और google.com करने के बाद यहाँ पर आपका इस google.com का मेटा डेटा तैयार हो गया। फिर यहाँ पे आपका DNS सर्वर है जो कि उसे IP से मैप करेगा, इंफॉर्मेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल से मैप करेगा। मान लीजिए आपके गूगल का कुछ एड्रेस इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये जो IP है, इस IP में सोर्स और डेस्टिनेशन है, ठीक है, एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन है। तो ये दीज आर द इंफॉर्मेशन वी कॉल इट एज अ मेटा डेटा। इस मेटा डेटा को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अंदर में क्या किस तरीके का कम्युनिकेशन एक्चुअल में हो रहा है। तो ये CCC साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर इज द ई सर्विलियंस एजेंसी, और वो कम्युनिकेशन मेटा डेटा को मॉनिटर करता है, साथ में स्क्रीन करता है, और जितने भी मान लो साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंशंस की जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, उस स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, और साथ ही में साइबर अटैक्स के इन्वेस्टिगेशंस करना भी इसके परिक्षेत्र में आता है। आगे का बॉटनेट क्लीनिंग सेंटर। बॉटनेट का जो डेफिनेशन आजकल हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि भैया दिस इज नथिंग बट अ मालवेयर, ठीक है। अब ये बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर, ये क्या है कि एक तरीके का एक नेटवर्क है। बॉटनेट आर द नेटवर्क ऑफ द मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। अब मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स ये क्या करते हैं, डेफिनेटली आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जितने भी आपके बैकडोर्स है, उस बैकडोर्स को कॉन्स्टेंटली ओपन रखने की कोशिश करते हैं ताकि इंट्रूडर्स उसमें घुसे और अपना अटैक या फिर जो भी परफॉर्मेंस करना है, मैलिशियस एक्टिविटी करनी है, वो करे। अब ये बॉटनेट आपके कंप्यूटर में है, वो कंप्यूटर में बॉटनेट होने से आपको पता नहीं है, बट आपकी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर आप एंटर कर रहे हैं वो सारी की सारी कहीं और डाइवर्ट हो रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए द बॉटनेट विच आर द मैलिशियस सॉफ्टवेयर, उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर के जो सीरियस परिणाम हैं, उन परिणामों का विचार करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉटनेट क्लीनिंग सेंटर की स्थापना की है। और बॉटनेट क्लीनिंग सेंटर क्या है कि आपके मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विस जो हमने पढ़ा है, वो अटैक, इस तरीके के अटैक करने में वो बहुत माहिर होते हैं बॉटनेट्स। और वो जो बॉटनेट्स है, मान लो उसको पोर्ट मिल गया, उसको एक बार खुला पोर्ट, ओपन डोर मिल गया, तो ही कैन फ्लड द पिंग्स, ठीक है, पिंग कर सकता है वो उसके बाद में TCP UDP डंप कर सकता है, उसके बाद में TCP सिंकिंग कर सकता है। मैंने आपको DDoS अटैक्स के कई सारे तरीके बताए थे कैसे करते हैं। UDP डंप कर सकता है, पिंग फ्लड कर सकता है। तो एक बार उसको पोर्ट ओपन मिल गया तो दैट बॉटनेट कैन परफॉर्म एनीथिंग, दैट द प्रोग्राम इज लाइक दिस ओनली। तो ये अवॉइड करने के लिए, जिससे आपकी सिस्टम पूरी क्रैश हो, ये अवॉइड करने के लिए बॉटनेट क्लीनिंग सेंटर है। तो ये ईमेल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये अलग से पॉलिसी इसलिए बनाई गई है कि ईमेल इज अ सोल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नाउ। लेटर्स, चिट्ठी पत्री अभी आउटडेटेड हो गई है। फास्ट कम्युनिकेशन करना है तो आपको क्या करना है, ईमेल भेजना है। एंड ईमेल इज अ ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, उसको लॉ एनफोर्समेंट में भी कंसिडरेशन है। मान लो आपको कोई फिशिंग ईमेल आता है, तो उस फिशिंग ईमेल के एड्रेस से आप पुलिस स्टेशन में उसका प्रिंट निकाल के, उसकी कॉपी दिखा के उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं, ठीक है, FIR कर सकते हैं। तो इसी तरीके की जो ईमेल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है। तो ये ईमेल पॉलिसी क्या है, इसके लिए तो ये डिटेल में बताया गया कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ो, पर मैं एक बता दे रही हूँ कि यहाँ पे ईमेल पॉलिसी का मतलब ये है कि जो डिफरेंट एजेंसीज ईमेल करने में इन्वॉल्व है। मान लो कि गूगल मेल हम यूज़ करते हैं,
ठीक है। गूगल मेल के कई सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि मैं भी क्लाइंट हूँ, मतलब मैं भी एक यूज़र हूँ, आप भी यूज़र है। तो गूगल अगर इंडियन डोमेन में अपने ईमेल एड्रेस देता है तो उसको क्या करना चाहिए, जैसे कि उसने स्पैम के लिए मतलब मैक्सिमम स्पैम डिटेक्शन करने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम स्पैम डिटेक्शन करने के साथ साथ ही जो अटैचमेंट्स है वो वायरस स्कैन करने चाहिए, होता है या नहीं होता है? दीज आर ऑल द बेसिक पॉलिसीज। अगर आपके पास में कोई ईमेल आता है और अटैचमेंट आती है तो अटैचमेंट आपकी अपने आप ही वायरस स्कैन होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अटैचमेंट खोलते ही वायरस स्प्रेड होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, राइट? अगर वायरस स्कैन नहीं होता है तो एटलीस्ट नोटिफिकेशन देना चाहिए कि भैया यू open it at your own risk or you better you don't open it. So these are the basic policies that email while sending or receiving the email the agency as well as the client should follow. तो ये है आपका ईमेल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।